ईरान अपने शहीदों के खून का बदला जरूर लेगा, अपनी बच्चों की मौत का बदला जरूर लेगा। जिन जिन पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें तुरंत बंद कर दें, वरना वहां हमला झेलने के लिए तैयार रहें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और आगे भी बंद रहेगा। यह बयान है ईरान के नए सुप्रीम कमांडर मुस्तफा खामेनेई का। अमेरिका इजरायल के हमले में अपने पिता और ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर की कमान संभालने वाले मुस्तफा खामेनेई का यह पहला बयान आया है। उधर दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके आज भी सुने गए। इराक ने अपने ऑयल पोर्ट का ऑपरेशन बंद कर दिया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया है कि वो ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे, मिडिल ईस्ट बर्बाद नहीं करने देंगे। यानी दोनों तरफ से न सिर्फ सैन्य हमले जारी हैं, बल्कि दोनों तरफ के बयान कहीं से भी युद्ध थमने के संकेत नहीं दे रहे। ऐसे में इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट डॉक्टर आसफ सईद साहब। ये सऊदी अरब में एम्बेसडर रह चुके हैं, यमन, कतर जैसे देशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूर्व डिप्लोमेट अचन मल्होत्रा जो आर्मेनिया और जॉर्जिया में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हैं। लेकिन आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करें, आप लोग हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले चलते हैं दुबई, जहां से हमारे सिस्टर चैनल CNN न्यूज़ 18 के एडिटर होम अफेयर्स अरुणिमा जुड़ रही हैं। अरुणिमा, इस वक्त आप दुबई में हैं और अभी अभी कुछ देर पहले बयान आया है ईरान के नए सुप्रीम कमांडर का, जो ये कह रहे हैं कि जिन जिन पड़ोसी देशों में, खासतौर से खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, यूएस बेस है, या तो आप उनको तुरंत बंद कर दीजिए, वरना हम वहां पे हमला जारी रखेंगे। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि दुबई आसपास के इलाकों में लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ है ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। जी, और कल बीती रात और आज दिन भर में भी दुबई मीडिया ऑफिस ने कंफर्म किया है कि ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले यहाँ का इन ड्रोन हमलों का फोकस सिर्फ दुबई का एयरपोर्ट था, बट अब अगर आप देखें तो इनकी जो इकोनॉमी है, जो कोर इकोनॉमी है यूएई की, इसके कुछ सेक्टर्स पे भी ईरान जोर आजमाइश कर रहा है। और दुबई मीडिया ऑफिस लगातार ये कह रही है कि हमने इन सारे अटेम्प्ट्स को ध्वस्त किया है, किसी को ज्यादा जानमाल की नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो असर हो रहा है वो है परसेप्शन मैनेजमेंट पे। एक सेंस ऑफ अनईज है। लोग जो है वो ये तो मान रहे हैं कि दुबई के वो साथ खड़े हैं, खास करके जो भारतीय मूल के लोग हैं, कि इस टेंशन की घड़ी में वो दुबई के साथ खड़े हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ तो बदल गया है दुबई में। आज जैसे सिटी बैंक के कुछ कस्टमर्स ने दुबई में हमें मैसेजेस दिखाए कि उनको अलर्ट आए हैं सिटी बैंक की तरफ से कि इस वीकेंड पे बैंक को बंद कर दिया गया है। कुछ यूनाइटेड किंगडम और यूएस के बेस्ड जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूं उनका, लेकिन कुछ जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनका भी डाउनटाउन दुबई में आज दफ्तर खाली कराया गया। तो जो ईरान की तरफ से और ईरान की लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि शब्द उनके सैन्य ठिकानों को लेकर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सैन्य ठिकानों से बढ़कर अब इकोनॉमी पर आ रहा है। बट ये कहने के बाद भी मैं एक बार आपको दुबई डाउनटाउन की शक्ल दिखाना चाहूंगी। ये है दुबई डाउनटाउन और ये देखिए हाईवे जो है, ये अभी भी गाड़ियां इस पे लगातार रात भर चलती रही हैं, कल रात भी, इस वक्त भी लोगों की अगर माने तो ट्रैफिक शायद थोड़ा कम है, लेकिन आप नीचे देखें, उसके ठीक नीचे साइकिलिस्ट साइकिलिंग कर रहे हैं, जिनको जॉगिंग करना है वो जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ माता पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। तो दुबई डाउनटाउन की ये शक्ल है। बुर्ज खलीफा भी अपने पूरे शबाब पे खड़ा है यहाँ डाउनटाउन पे। तो इसेंशियली जो जो मूड है यहाँ पे वो एक अनसर्टेनिटी का तो है, वो ये मान रहे हैं कि कुछ अनसर्टेनिटी है। लेकिन ईरान के इन अग्रेसिव बयान के बावजूद उनको भरोसा है कि यूएई का वक्त अभी बहुत लंबा है और यूएई की गवर्नमेंट यहाँ की इकोनॉमी को, यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएगी। बिल्कुल, एक सवाल और आपसे ले लूं, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या वाकई ईरान जिस तरीके से कह रहा है यूएस बेस को बंद कर देना चाहिए, उस सरजमी को ईरान पर हमले करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं है?
देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, वो किसी भी तरीके से कोई भी साइड लेने को तैयार नहीं है। एक ही साइड उन्होंने चुना है, वो है यूएई का साइड, वो है दुबई का साइड। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यहाँ का जो सिस्टम है वो भारत से थोड़ा अलग है। यहाँ की मीडिया, यहाँ के लोग सिर्फ उसी को फॉर्मली ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, जो दुबई के अथॉरिटीज़ कहते हों। और बार दुबई के अथॉरिटीज़ की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि कोई भी वीडियो अगर आपको अपने आँखों से कुछ नज़र भी आ रहा है और उसको आपने कैमरे में कैद कर लिया है, तो उसको आगे शेयर मत कीजिए। कुछ खबरें ऐसी हैं कि एक ब्रिटिश नागरिक को हिरासत में भी लिया गया है, कुछ ऐसे वीडियोज़ दिखाने के लिए और ऐसे वीडियोज़ के बारे में अलर्ट बार-बार आ रहा है। लोगों को चेताया जा रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से कि जो भी ऑफ़िशियली कहा जा रहा है, आप सिर्फ़ उसी को सच मानिए और उसी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ अगर आप लोगों से पूछिए कि वो साइड चुने कि वो ईरान के साइड हैं या अमेरिका के साइड है, उनका जवाब होगा हम यूएई के साइड हैं। हमने खास करके भारत मूल के जो नागरिक हैं, वो यही कहेंगे कि हमने कोविड के बाद भी यूएई को बाउंस बैक करते हुए देखा है और हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेटबैक के बाद बाउंस बैक ज़रूर होगा। लेकिन साथ ही ये भी मान रहे हैं कि अभी इस वक़्त जो हो रहा है, चाहे आवाजाही चल रही हो, चाहे लोग अपने काम पे जा रहे हों, दफ्तर से वापस आ रहे हों, लेकिन एक सेंस ऑफ अनईज़ है। जब दफ्तरों को खाली करने का आदेश मिल रहा है उनके अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ से तो एक सेंस ऑफ अनईज़ है कि कल क्या होगा। खास तौर पे ये रमज़ान का महीना है वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर दिया गया था सरकार की तरफ से। बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। पर रमज़ान के बाद, ईद के बाद क्या? अगर ये वॉर उसके बाद भी कंटिन्यूड रहा, कब तक आप वर्क फ्रॉम होम या छुट्टियाँ डिक्लेयर करेंगे? कब तक आप बच्चों से कहेंगे कि स्कूल की छुट्टियाँ हैं? कभी तो आपको उन सबको वापस काम पे लौटने के लिए क कहना पड़ेगा, स्कूलों में लौटने को कहना पड़ेगा। और ये जिस तरीके की अनसर्टेनिटी है कि कब कोई यूएवी कौन-सी बिल्डिंग की तरफ रुख करे, इसको लेके लोगों के कोई बीच नहीं चिंता जानता। ज़रूर है। बिल्कुल चिंता होनी भी चाहिए। जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी हैं पिछले दिनों, वो वाकई चिंता की बात है। अरुणिमा, आप अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना चर्चा, जहां पे डॉक्टर औसफ सईद साहब, मैं सबसे पहले आपके पास जानना चाहूंगा। आप सऊदी अरब के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, तो एम्बेसडर सईद, पिछले 13 दिन से जो वॉर के हालात हैं, जो युद्ध के हालात हैं, और अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, आपको कहाँ ये पूरा वॉर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये मेरे हिसाब से ये वॉर कुछ और ज़्यादा दिन चलेगा। इतना इसको कम समय में ख़त्म होने की मुझे नहीं कुछ उम्मीद लगती है। क्योंकि एक तो जो 3 डिमांड जो ईरानी साइड ने रखी है, पहली साइड उन्होंने ये रखा है कि उनको कंपनसेशन दिया जाए जो उनका नुकसान हुआ है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो जितने यूएस बेसेस है मिडल ईस्ट में, वो सारे बेसेस को बंद किया जाए, तो तभी कुछ बात हो सकती है। तो ये एक समझे एक बड़ी कड़ी शर्त है जो यूएस और इजराइल शायद मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपने देखा है जिस तरह का बयान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तो कहते हैं कि वार हम जल्दी ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान जैसे देश के साथ जो युद्ध हो रहा है वो जल्दी खत्म होएगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है, जो शायद न्यूज में उतना नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिशें हो रही है। आपने देखा पिछले दिनों रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की भी बातचीत हुई। चाइना ने भी ऑफर किया कि हम मीडिएट करेंगे। इस बीच ओमान भी अपनी कोशिश कर रहा है। ओमान एक बहुत पहले से एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। तो उम्मीद ये है कि सारे जो खाड़ी के देश है, इन तीनों वॉरिंग साइड्स जो यूएस, इजराइल और ईरान पे, ये दबाव डालेंगे कि इस युद्ध को कम खत्म करे, एटलीस्ट एक किस्म की आप समझे सीज फायर के लिए कुछ काम करे। और सबसे अहम बात यह है कि अगर ये पीस निगोशिएशंस को अगर चांस दिया जाता तो शायद ये युद्ध की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि 3 राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए थे ओमान के मीडिएशन में और लगभग ईरान कई चीजों के लिए तैयार भी हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी ये यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हुआ और ये सारा फिर अब ये लूप चल रहा है। तो देखिए, दोनों तरफ अब ईरान के लिए तो कुछ और नुकसान होने के लिए बाकी नहीं है, तो इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो लड़ते रहेंगे जब तक कि उनको ये लगे कि वो ये जो रिजीम चेंज की बात हो रही है और वहां पर
एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अवाम को लोग कह रहे हैं कि यूएस और इजराइल के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स टेक ओवर कर लो। ये सब चीजों से जब ये उनको इत्मीनान होगा कि ऐसी चीज कोई नहीं होगी, तब शायद वो राजी होंगे। हालांकि ये होगी, इसकी संभावना अभी फिलहाल तो दूर दूर तक दिख नहीं रही, लेकिन आपने कहा बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, जिसके संकेत अलग अलग तथ्यों से मिल रहे हैं। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी कितना काम करेगा, लेकिन इस बीच जो बयान आया है ईरान के नए सुप्रीम कमांडर का, अचल मल्होत्रा साहब, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि नए सुप्रीम कमांडर को कम से कम कुछ बयान तो देना चाहिए कि इस पूरे वॉर को आप कैसे देख रहे हैं, लेकिन ये बयान जो आया है वो कहीं से भी वॉर खत्म करने के लिए पहल करने वाला बयान नहीं है। जी नमस्कार। बिल्कुल, जो बयान दिया है उन्होंने, जो शर्तें रखी हैं, ये उनके हार्डलाइनर होने का एक आगाज है। वो दिखा रहा है कि वो हार्डलाइनर है और वो नहीं समझते कि इस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं कि ईरान चुपके से सरेंडर कर दे। इसे मैसेजिंग भी कह सकते हैं और इनका एंड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि हम आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमारे सर्वाइवल की बात है। क्योंकि दूसरी तरफ वालों ने खुल के अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए और एक ब्रॉड कंसेंसस है कि अमेरिका और इजराइल का जो अल्टीमेट एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि रिजीम भी चेंज की जाए, इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसको खत्म किया जाए और इनकी प्रॉक्सीज को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फ्रॉम ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, तो उन्हें तो लड़ना है। और उन्हें मालूम है कि 2 बार का जो उनका एक्सपीरियंस है कि बातचीत के बीच जब इस तरह बातचीत चल रही थी तो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर। ये 2 बार हो चुका है, तो इसलिए उनका बातचीत से भी विश्वास उठ गया है। और एक दूसरी बात ये भी है कि जहां तक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात अगर हम करें, तो ईरान ने 2015 में कॉम्प्रोमाइज कर लिया था और एक ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से, जिसे हम जानते हैं कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वो साइन भी हो गया था। तो पूरी दुनिया ने सोचा कि चलिए ये जो मसला है ये रिजॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, पहली टर्म में उन्होंने फाड़ के फेंक दिया उसको, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में भी उसने इस एग्रीमेंट को जो जिसमें यूएस को विड्रॉ कर लिया। तो इंडिकेशंस ये आए कि ये दुनिया को दिखाने के लिए एक नैरेटिव के तौर पे कि इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पूरे विश्व के लिए खतरा है, तो वो एक्सक्यूज को बनाए रखना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि और फिर उसके बाद से इन्होंने अपने गोल पोस्ट बदलने शुरू कर दिए। इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बात शुरू कर दी। अब फिर वहां कहा कि रेजिम चेंज होनी चाहिए। फिर वहां के लोगों से ये उम्मीद रखी कि जैसे ही अमेरिका ने वहां अटैक किया और इनके सुप्रीम लीडर को खत्म हो गए, तो इन्हें लगा कि पूरी जो ईरान की जनता है उठ खड़ी होगी और जो है अपनी सत्ता प्रवर्तन में मदद करेगी और उस समय उनसे अपील करेगी और फिर वो देखेंगे उन्हें क्या करना है। लेकिन ये शायद लगता है बैकफायर कर गया, क्योंकि इस हालात में जब सुप्रीम लीडर मारे गए तो ईरान की जनता खिलाफ होने की बजाय, जैसे कहते हैं ना, झंडे के नीचे आना, रैलिंग अंडर द फ्लैग, और ज्यादा एकजुट हो गए, एकजुट हो गए और ज्यादा एकजुट हो गए। और मुझे लगता है कि जो कैलकुलेशन था वो गलत साबित होता वहां पे दिखा है। मैं आपके पास अभी और आऊंगा अचल मल्होत्रा साहब, लेकिन आपने जो 2 बातें कही हैं उस पे 2 बातों पे मैं बाकी मेहमानों से रिएक्शन चाहूंगा। पहला ये कि ईरान के लिए अस्तित्व का संकट है, वो मरते दम तक लड़ेगा और हार्डलाइनर होने का सबूत नए चीफ कमांडर ने यहां पे दिया है। कमर आगा साहब, आपके पास ये सवाल लेकर के आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल मेजर जनरल के सिन्हा साहब, ईरान की क्या उतनी सैन्य क्षमता है क्या कि जिस तरीके के बयान आए हैं ये इस बात के संकेत है कि ईरान ये बताना चाहता है कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? अब मैं देख रहा था कि कहीं से उन्होंने पूरे मिसाइल सिटी का फुटेज भी रिलीज किया है। तो क्या वाकई इतनी सैन्य क्षमता है कि लंबी लड़ाई लड़ सके, या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा, लंबे समय तक युद्ध में एंगेज रखे रहेगा इजरायल और यूएस को? जय हिंद लक्ष्मण जी। देखिए, इजरायल की जो सैनिक क्षमता बहुत ज्यादा है। पूरे वेस्ट एशिया में यदि किसी को कहते हैं मिलिटरली यदि आप उसको आकलन करेंगे तो सबसे बड़ा है। उसके एक बहुत बैगेजेस हैं। ये 53 से यदि चलें, चेंज ऑफ रिजीम की जो कहानी चलती है, 79 में भी वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। नहीं, आप इजरायल के सैन्य क्षमता की बात कर रहे हैं कि ईरान के सैन्य क्षमता की बात कर रहे हैं? जी, मैं ईरान की कह रहा हूं। ईरान
अच्छा, ईरान की सैनिक क्षमता बहुत ज्यादा है और ठीक है, उसको किस तरह से सैंक्शन लगा के उसको सप्रेस किया पूरे वेस्ट एशिया में, यदि आप देखिएगा तो। और जिस तरह से उनको क्षमताओं को सीमित किया गया सैंक्शन के माध्यम से, और उन्होंने अपने, ठीक है, उनकी मिलिट्री के दो अंग हैं, एक उनकी अपनी मिलिट्री है, एक आईआरजीसी का कंपोनेंट है। आईआरजीसी उनके सुप्रीम लीडर को, जो 1979 में आए थे सुप्रीम लीडर, उनको, मगर उसने काबिज किया है, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी या आप ग्राउंड फोर्सेस की बात करें, और बहुत है। एक सबसे बड़ा जो फौजी हम तरीके से आकलन करते हैं वो आपकी लड़ने की क्षमता, डिटर्मिनेशन, नॉट टू गिविंग अप, वो उसमें बहुत ज्यादा है। हाँ, उन्होंने कुछ आयाम जोड़ लिए जो उसमें के अंदर में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ला करके टेररिज्म का जो एंगल आया, जिसके अंदर में हम लोग उसके साथ में एकदम नहीं है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ जो उसने इसराइल, मगर उसको आप बैकलॉग देखेंगे तो दो बड़े मुद्दे हैं पूरे वेस्ट एशिया में जो हम लोग छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ऑयल, और ऑयल के कारण ही जो पेट्रो डॉलर आया, ऑयल एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और ईरान में आपको भी पता है सबसे ज्यादा आज प्रूवन ऑयल है वेनेजुएला के बाद में, तो उसके पास में है, और वही उसका कारण बना है, सारे उसके पीछे पड़ते हैं, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू गिव अप द वे। देखिए, दूसरा है जो आप इसको मैं बोलता हूं पर्शियन एंड अरब डिवाइड। तो अरब डिवाइड वाले, अरब वाले कॉम्प्रोमाइज कर गए अमेरिका के साथ में या बड़े पावर के साथ में, वो कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके लिए प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, और वहां पर आप जाते हैं, जो जब भी हम अरब स्प्रिंग की बात करते हैं, ये दो मुद्दे को यदि आप करेंगे, तेल सबसे बड़ा मुद्दा है, और तेल ही या तो यहां पर पीस लाएगा, या यहां पर आपकी जो हम पीस की बातें कर रहे हैं, या इसको और भड़काएगा, मगर ये सेटल करेगा, क्योंकि उसी से और किसी तरीके से नहीं सेटल कर सकता है। और देखिए, यदि हम कहें कि ये पर्शियन गल्फ के अंदर में, तो उसने यूज किया है स्टेट ऑफ हार्मोस को, और करना ही चाहिए सामरिक तरीके से। यदि मैं देखूं तो आप उसको कहिएगा इट इज नॉट राइट, इज नॉट रॉन्ग, उस डोमेन में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं मिलिट्री एंगल से आपको बात करता हूं। यदि हम उसको जमीन को हम यूज करते हैं ना मिलिटरली, हम जमीन को अपनी शक्ति बनाते हैं, और आप देखिए वहां पर बेसिस 8 कंट्रियों के अंदर में 19 बेसिस हैं। किस लिए बेसिस लाए गए हैं? जो भी मिलिट्री बेसिस आए हैं, अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ है, वो तो चाहे आप पूरे इतिहास को पढ़िए, उसका एक ही एम है, और यहां पर भी एक ही एम है। ये हो सकता है, मुद्दा हो सकता है कि न्यूक्लियर मिसाइल, ये सब मुद्दे हैं, उसको वो काबिज करना है उस तेल के ऊपर में। आंख वहां लगी हुई है, और यहां पर जो हम कह रहे हैं ना कि डॉलर इज लूजिंग इट्स ग्रिप, वो भी है, उसकी आप बात नहीं करते हैं आज। पेट्रो डॉलर, चाहे वो इराक में गया हो या इसके पहले कहीं गया हो, अमेरिका, कुवैत में, जब भी आप देखिए पूरे इतिहास को देखिए, जो पहले वो करते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि 53 के पहले तो वो काबिज थे ना यहाँ पर, जो हम आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से ये डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ गया है, 100 के पार हो गया डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर जो कमजोर पड़ता जा रहा था, वो इस वॉर के बाद डॉलर मजबूत हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा। और कच्चा तेल जो है एक वाकई सबके निशाने पे था। वेनेजुएला के बाद अगला निशाना ये था, ये आपने सही फरमाया। लेकिन कच्चा तेल ही युद्ध या तो भड़काएगा या तो युद्ध को शांत करेगा। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, बहुत इंटरेस्टिंग आपने फैक्ट यहाँ पे रखा है। लेकिन एक सवाल मैं कमर आगा साहब के पास लेके जाना चाहूंगा, चूंकि पिछले कई शो में वो हमारे साथ जुड़े हैं, और इनकी बातचीत से मुझे लगा कि वो ईरान के बिल्कुल स्पिरिट को समझते हैं बखूबी। सुप्रीम कमांडर का पहला बयान, कमर आगा साहब आपने सुना, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? ये हौसला बढ़ाने वाला बयान है, या फिर आगे की रणनीति का खुलासा करने वाला बयान है, या फिर अमेरिका को चेताने वाला बयान है कि अब भी समय है, आप चाहें तो रुक जाएं? थोड़ी थोड़ी तीनों चीज़ें हैं। बेसिक उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके मतलब ये है कि जो पुरानी पॉलिसी थी, जो उनके पिता की पॉलिसी थी, जो उसका कंटिन्यूएशन बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई वो युद्ध जारी रहेगा, हम लड़ेंगे। अरबों को भी अपने नेबर से कहा है कि हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हम आपके जो अमेरिकन बेसेस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उनको टारगेट करते रहेंगे। इकोनॉमिक वॉर भी है। एंड फिर उसके अलावा वो बार बार वही चीज़ें उन्होंने बेसिकली अगर पूरा देखा जाए तो उसको दोहराया है। आईआरजीसी यानी उनकी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसकी सुप्रीमेसी अभी भी लगता है कि पूरी तरीके से बनी है इस वॉर के बीच में। हालांकि उनके जो प्रेसिडेंट हैं
स्पेशलिस्ट ज्ञान, वो कंसिलिएटरी स्टेटमेंट्स उनके आते रहते हैं, लेकिन बेसिक कंट्रोल जो है वो इस वक्त वहाँ पे सेना या IRGC, रिवोल्यूशनरी गार्ड और सुप्रीम लीडर के पास है। दूसरी बात ये भी है कि इसमें एक चीज़ और बढ़ गई है, एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी वो बढ़ा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। एक तरफ तो ये अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं ने गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है, तीसरा ये कि इजराइल ने इनके बैंक्स पे अटैक किया है। अब उन्हीं ने कहा है कि दुबई और दूसरी जगहों पे अमेरिकन बैंक्स हैं या इजरायली बैंक हैं, कुछ जगहों पे आ गए हैं UAE में, उनको हम टारगेट करेंगे। अब वो सारे बैंक बंद होते जा रहे हैं, वहाँ से शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये रीजन काफ़ी समय के लिए इनस्टेबल हो गया है। ये जो क्षेत्र है ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत छोटे छोटे देश हैं, ये बाहर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ख़ासतौर से दुबई और UAE में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट की उनको ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके अलावा ये है कि उनको फॉरेन वर्कर की भी, सभी देशों को, चाहे सब बड़ा देश सऊदी अरेबिया हो या छोटा हो, ये अगर इस तरह से कुछ दिन और चला तो मुश्किल हो जाएगी, फॉरेन वर्कर का भी वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके अलावा ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से जाना लगेगा। मेरा कहना यह है कि इस वक्त बेस्ट स्थिति है। बहुत सी कंपनीज जो हैं वहाँ की, जो दुबई बेस हैं, खासतौर से टेक कंपनी, IIT सेक्टर, वो इंडिया भी आना चाहती हैं। और हमको कुछ इस तरह का तैयारी करनी पड़ेगी कि उनको हम होस्ट कर सकें, या उनकी जो कुछ डिमांड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी ये होगा। इसलिए कि ये क्षेत्र के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहीं रहता है जहाँ पीस हो, स्टेबिलिटी हो। भारत एक ऐसा देश है जो बहुत करीब है, ख़ासतौर से ये जो इसका रीजन है, गुजरात का जो रीजन है, वहाँ पे अगर कोई नया सिटी बनता है, दुबई टाइप का वो चाहते हैं सिटी बने, तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है। और वो सेंट्रल एशिया भी वहाँ से बहुत करीब है, और दूसरी तरफ दुबई बहुत करीब है, गल्फ़ का पर्शियन गल्फ़ का जो पूरा देश है वो भी बहुत करीब है। और ये क्षेत्र, यहाँ के ऊपर एक काफ़ी इन्वेस्टमेंट, फिर कई चीज़ें हैं, हमारी स्टेबिलिटी है, हमारा वेस्टर्न सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, हमारे पास। और ऐसे समय में जब हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के निवेशक यहाँ पर आएँ, बाहर की इंडस्ट्री यहाँ पे लगाए जाएँ, ऐसे समय में उस क्षेत्र में अनिश्चितता होना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेशक जाना चाहते थे, ये एक कह सकते हैं कि आपदा में अवसर जैसे हैं, लेकिन ये आपदा बड़ी ख़राब है। लेकिन शिवकांत शर्मा साहब, ये बयान आना कि आपके पड़ोसी देशों को ये कहना, खाड़ी के देशों को, कि आपके पास जितने भी बेस हैं वो आप तो बंद कर दीजिए, नहीं तो हम हमला करते रहेंगे। अब लॉजिकली देखें तो बात तो सही है, तुम्हारी ज़मीन से अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम तो आपके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन इस डर से, इस बयान के बाद, क्या जो खाड़ी के देश जहां पे US के बेस हैं, वो लोग कोशिश करेंगे कि US के बेस को थोड़ी देर के लिए शांत कर रखा जाए? वरना हमको तो US किसको बचाएगा? इजराइल को बचाएगा कि इन खाड़ी के देशों को बचाएगा? देखिए, मांग तो ये है ना कि बंद कर दो, बंद तो नहीं करेंगे ना। और वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो बेस हैं, इन बेसों का जो प्रयोग है वो हमलों के लिए हो नहीं रहा है, बचाव के लिए हो रहा है। लेकिन बयानों के शाब्दिक अर्थ पे न जाएं आप। ये ताल ठोकना जो है दोनों तरफ से, चाहे वो ट्रंप ठोक रहे हों, चाहे मुस्तफा साहब ठोक रहे हों, ये मुझे लगता है कि एक तरह से वाकयुद्ध है और ये बातचीत की तरफ जा रहा है, बातचीत की तैयारी हो रही है। अगर आप अपने बातचीत की तैयारी हो रही है तो उसके बाद जब समझौता होगा, सहमति होगी, तो वो तो कुछ ले दे के होगी ना, तो बात उतर जाएगी। तो दोनों तरफ से अभी बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं कि साहब मैं तो ये कर दोगे तब तक नहीं मानूंगा, वो कह रहे हैं मैं ये कर दोगे तब तक, समर्पण नहीं कर दोगे तब तक मैं नहीं मानूंगा, बातचीत नहीं करूंगा। भाई, अगर आपको बातचीत नहीं करनी, समर्पण चाहिए था, तो आप पुतिन से बात करने काहे गए थे? मतलब पुतिन तो खुद हमला करते हैं यूक्रेन के ऊपर। वो मुझे याद आ रहा है, एक कहावत लालू साहब ने एक इंटरव्यू में कही थी कि मांस के ढेर पे कुत्ता पहलवान। तो आप जो है वो अब शांति दूत जो है वो पुतिन को बनाएंगे, खुद ही शांति दूत बन रहे थे। तो ये कुल मिलाकर के दोनों पक्षों को पता है कि बातचीत से मामला हल होगा, लेकिन गोटी फंस गई है। ईरान की असली शक्ति ये लोग नहीं समझ पाए। ईरान की असली शक्ति हमेशा से होर्मुज रही है। होर्मुज जो है वो खाड़ी की गर्दन है, और ईरान जानता है कि वो जब चाहे उसको मसोस सकता है। इसीलिए अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये जुर्रत नहीं की थी
बार बार ये बात हुई कि ईरान पे हमला किया जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए, ये तमाम तरह प्रॉक्सी भेज भेज करके आतंक फैला रहे हैं। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ कि किसी के पास होर्मुज का तोड़ नहीं था। आपको अब अमेरिका में ये बात होती है कि आपको अगर हमला ही करना था तो आपको सबसे पहले होर्मुज पे कब्जा करके उसके बाद हमला करना चाहिए था। हालांकि ये भी अपने आप में खुशफहमी है, अगर होर्मुज पे कब्जा भी कर लेते तो खाड़ी की 500 किलोमीटर लंबी जो है वो लाइन है, उसमें से कहीं से भी ईरान हमला कर सकता है। तो ईरान ने कुल मिलाकर के सैनिक शक्ति की भी बात नहीं है। ईरान की लड़ाई केवल इस पहलू पर है कि वो लड़ाई को लंबा खींच सकता है, वो मार खा सकता है और मार खा के भी जिंदा रह सकता है और लड़ाई लड़ते जाएगा। जबकि पश्चिम में मुझे लगता है ये गुंजाइश कम है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास खोने को बहुत कुछ है। एक तरफ पक्ष ऐसा है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा है जिसके पास खोने को सब कुछ है। आपके सारे जो साथी चिल्ला रहे हैं उनकी इकोनॉमी ठप हो रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो रही है भाई। जो तेल है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का पहिया है। अगर आपने उसे ही जाम कर दिया तो पूरी दुनिया बिलबिला उठेगी। आप देखें एशिया में क्या हाल है, सबसे ज्यादा मार एशिया पे पड़ेगी। और अगर ये खींच गया, मतलब कल को मान लीजिए 2 हफ्ते बाद ही समझौता हो जाता है, बातचीत हो जाती है, उसके बाद भी स्थिति को सामान्य होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, क्योंकि तब तक हमले होकर अरे केवल मतलब तेल के यातायात की बात नहीं है। अब जहां से तेल पैदा होता है, शोधित होता है, उसकी बात है। अब बात है प्लास्टिक, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान आपने पहुंचा दिया, तो चारों तरफ फैल गया है। अब तो उर्वरक की भी समस्या खड़ी हो गई है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नुकसान पहुंचाएगी और पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के पहलू को नुकसान पहुंचाएगी। ये सब सोचे बगैर हमला कर दिया गया था। तो अब ठीक है, लड़ाई कभी न कभी तो खत्म होगी, लेकिन ये है कि नुकसान जो है वो बड़ा दूरगामी हो गया। और इसके बाद एक बार जो 1973 में हुआ था, उस तरह से मुझे लगता है विदेश नीति पूरी दुनिया की बदलने वाली है। इसके बाद सबको सोचना होगा कि क्या करें। भारत को सोचना होगा कि कब तक आप पूरी तरह खाड़ी के तेल पर निर्भर रहेंगे। आपको अपने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करना चाहिए था। और जैसे चीन ने किया, लगभग आधी ऊर्जा आपूर्ति अपनी वो जो है वो स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों से कर रहा है। तो ये भारत को उससे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन बिल्कुल आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि अब यहां से युद्ध रुकना तो है, आज न कल युद्ध रुकेगा, लेकिन इस पूरे क्षेत्र के लिए जो दुनिया भर की फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन 2-3 चीजें जो आपने कही उस पर मैं बाकी मेहमानों से रिएक्शन चाहूंगा। एम्बेसडर सईद साहब, जैसा कि अभी शिवकांत साहब कह रहे थे कि जिस तरीके के कड़े कड़े बयान दोनों तरफ से दिए गए हैं, वो बयान अपने आप में इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दोनों अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को समझाने में लगे कि हम जो लक्ष्य लेकर चले थे उस लक्ष्य पे कायम है। और अब ये सारी चीजें इशारा करती हैं कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज करेंगे और मध्यस्थता कोई करेगा और फिर युद्ध रुक जाएगा। इन बयानों का ये मतलब निकाला जाए? जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। देखिए, दोनों तरफ ये एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी करेक्ट है जो श्रीकांत शर्मा जी ने कहा कि ये अपना अपना पोजीशन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि अपनी अगर जब वो जब पीस की बात करेंगे और अगर सीज फायर हो जाएगा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो कह सकते हैं कि भाई हमारी जीत हुई, हमने अपने टर्म्स पर सीज फायर एग्री किया। इसी तरह ईरान भी कह रहा है कि हमको कोई दिलचस्पी नहीं है ये वॉर रोकने में, और जब तक हमारी ये जो 3-4 कंडीशंस मैंने बताई थी, ये कड़ी कंडीशंस है, वो लगाए। तो ये भी एक अपना मौक़िफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है जो जल्दी से वो एकदम उसको तहस नहस करके खत्म कर दिया जाए। वो डीप रूटेड स्टेट है। अगर जबकि आपने देखा कि उनके स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्लाह खमेनी की जो हत्या कर दी गई, उसकी फौरन बाद ही उन्होंने सारे गल्फ के खाड़ी के देशों पे हमला किया कुछ ही घंटों के अंदर। और ये भी बताया जाता है कि जितने जितने इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूज किए जा रहे हैं सारे खाड़ी देशों में और इजराइल में, उनकी कमी हो गई है। इसका मतलब कि ईरान अपने छोटे ड्रोन्स को भेजकर ये इनके जितने एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर मिसाइल्स है वो उसका खात्मा कर रहा है। तो ये
एक लॉन्ग रन वॉर है। दूसरी चीज मैं एक स्ट्रैटेजिक बात ये कहना चाहता हूं। देखिए, ये जब ये युद्ध शुरू हुआ, जबकि बातचीत चल रही थी और उन्होंने युद्ध इम्पोज किया यूएस और इजराइल ने, तो उनका सिर्फ मकसद मेरे हिसाब से सिर्फ रजीम चेंज नहीं है। रजीम चेंज के अलावा ये चाहते हैं कि खाड़ी में कोई ऐसा देश ना रहे जो इजराइल का मुकाबला कर सके। तो यानी कि कोई भी जीसीसी कंट्री, और ईरान ही एक कंट्री था जिससे वो समझ सकते थे कि वो मुकाबला कर सके। तो ये एक तरीका के यह है कि सबको इनकेपेसिटेट कर दो, इतना कमजोर कर दो कि कोई इजराइल को चैलेंज ना कर सके। दूसरा एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक और ये भी हुआ, ये चाहते थे कि ईरान के जरिए चाइना पे एक वार करे, कि चाइना का नुकसान हो, जैसे हर जगह थोड़ा ये चाइना और रशिया को माइंड में लेके हुए करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि ये युद्ध तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि इधर चाइनीज और रशियंस इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं और ईरानियन आईआरजी वही जगह मिसाइल डाल रही है जहां पर के यूएस इंटरसेप्टर्स है और थार्ड सिस्टम्स और इनकी बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स है। तो मैंने समझता कि दोनों तरफ अपने आप के मौक़िफ़ को लोग कमजोर करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि बातचीत की गुंजाइश जरूर है, और बहुत सारे जो कंट्रीज है रीजन में वो सब चाहते हैं कि बातचीत इन लोगों की शुरू हो, ताकि ये जो सारे हाँ, बिल्कुल हर कोई चाहता है कि ये बातचीत शुरू हो। अचल मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि बातचीत कैसे शुरू होगी, लेकिन एक सवाल और एम्बेसडर सईद साहब, चूंकि आप सऊदी अरब में एम्बेसडर रह चुके हैं, उस पूरे क्षेत्र में काफी लंबे समय तक भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, दुनिया को तेल नहीं मिलेगा ये अलग बात है, ईरान रोकेगा ये अलग बात है, लेकिन उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ईरान का तेल तो जाता नहीं था, सऊदी अरब का तेल जाता था, बाकी कई देश हैं जिनके तेल उससे गुजरते थे। उससे उनकी इकोनॉमी पर जो उल्टा असर पड़ेगा, इसका रिएक्शन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे ईरान को भी, उनकी इकोनॉमी को भी थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए ये देखिए, आपने देखा उन्होंने सेलेक्टिवली कुछ ऑयल टैंकर्स को जाने दिया, जैसे चाइना के ऑयल टैंकर्स को जाने दिया, कुछ और कंट्रीज के टैंकर्स को जाने दिया। ये हालांकि इंटरनेशनल लॉ के कंप्लीटली खिलाफ है। जो यूनाइटेड कन्वेंशन है, जो लॉ ऑफ द सीज का, उसमें ये खास करके लिखा है कि किसी भी स्थिति में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया जा सकता, सिवाय एक तो रीजन। इंटरनेशनल लॉ की बात तो कोई कर ही नहीं सकता। अब तो जिस तरीके से ट्रंप ने इंटरनेशनल लॉ की को जिस लेवल पे ले आए हैं, इंटरनेशनल लॉ की कोई बात करेगा नहीं। अचल मल्होत्रा साहब, जो बात हम लोगों ने अभी शुरू किया था और एम्बेसडर सईद कह भी रहे थे कि अब हर देश चाहता है कि किसी तरह से इसको युद्ध को खत्म किया जाए। अभी एक संकेत भी दिया शिवकांत जी ने कि रशिया के प्रेसिडेंट से आप बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत में शामिल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पहल कहां से आएगी? देखिए, अगर आप इतिहास पर नजर मारें तो ईरान जिस लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सालों साल चली है। चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, और इनडायरेक्टली वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो पिछले 5 साल से वो लड़ाई चल रही है। तो ये तो हमारे पास एक बेसिस है ये कहने के लिए कि मुझे नहीं लगता कल या परसों लड़ाई बातचीत शुरू हो जाएगी। अब बातचीत की टेबल पे भी आएंगे तो दोनों की पोजीशन जो है इररिकंसाइलेबल है, जो दोनों की डिमांड्स है, जैसे रशिया और यूक्रेन की बात करें तो। बहरहाल इस लड़ाई को दो लोग, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले कई दिनों में बहुत टॉल क्लेम्स किए हैं। जो उनका नैरेटिव रहा है वो ये है कि उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गए हैं, उन्होंने सुप्रीम लीडर और उनकी लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उन्होंने उसकी इजराइल की जो सैन्य क्षमताएं हैं उसको खत्म कर दिया है, इजराइल का 80% ये तबाह हो गया है, 90% वो तबाह हो गया है, और हम ये वॉर को मतलब माहौल बना रहे हैं वो, बस माहौल बना रहे हैं। और उसके बाद अगर चाहें तो अगले दिन उठ के, जिससे एक दिन उठे थे वो, और उन्होंने हमारा 25% टैरिफ हटा दिया था और 18%, तो उसी तरह इसी तरह उठ के कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दूसरी यही सब बुद्धि उनके पास आए कि सुबह उठे और जो है सो अनाउंसमेंट कर दे कि युद्ध रुक गया। हाँ, गुंजाइश क्या कम लग रही बता रहे थे कि हम जीत गए, ये कहेंगे हम जीत गए और अब आगे पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी और पीस और इन सब चीजों को देखते हुए कि मैं तो शांति दूत हूं और ये मैं बंद कर रहा हूँ इस लड़ाई। बट दूसरा ये है कि वो मुझे कम उम्मीद लग रही है, वो इनके जो अलाइज है वेस्ट एशिया में, जिनको इन्होंने बेसिस जहाँ बेसिस एस्टैब्लिश करे,
फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं किसी भी इनमें से किसी एक देश का हुक्मरान होता तो मैं इनसे जरूर कहता कि भाई आई एम फीलिंग चीटेड, तुमने मेरे देश का इस्तेमाल किया मेरे सुरक्षा का जो है के नाम पर, और इंतजाम नहीं सुरक्षा के किया। नाम पे आप मेरे लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें तबाही कर रहे हैं। तो ये सब देश इकट्ठे हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर डाले, वैसा कोई मुझे लग नहीं रहा। आपने देखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो इकलौता रेजोल्यूशन जो अभी पास किया है वो ईरान को टारगेट करके किया है। उससे पहले जो अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं है। दुनिया में कोई नहीं बोल रहा इन्होंने अमेरिकन से 165 बच्चों को मार दिया, उस पर किसी ने चू भी नहीं करी है हमारे समेत। तो कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब तक हल्ला गुल्ला नहीं मचाएगी, प्रेशर नहीं डालेगी और ये नहीं बताएगी कि इसका इकोनॉमिक फॉल आउट जो है वो सिर्फ ये जो वॉर है सिर्फ रीजनल नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल है और आने वाले दिनों में अमेरिका भी इससे नहीं बचेगा। और ये ट्रम्प का ये कहना कि ये छोटी मोटी कॉस्ट जो है बड़ी कॉस्ट के लिए बहुत छोटी कॉस्ट है, तो ये गलत है। तब उस हालात में हो सकता है बातचीत हो जाए, बट बातचीत टेबल पे आके होगी या फिर उसके बाद किस ये दोनों फेस सेविंग क्या है, सबसे बड़ी बात है कि फेस सेविंग क्या होगी। फेस सेविंग क्या ईरान नहीं मानने वाला ये ओपन। हाँ, फेस सेविंग क्या होगी बड़ा सवाल। मैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सवाल एम्बेसडर सईद जो अभी कह रहे थे अचल साहब कि अगर हम होते उन देशों में से किसी देश के हुक्मरान तो हम कहते कि भाई हमें तो धोखा मिल गया, हमारी सुरक्षा के नाम पे तुमने हमारे यहाँ बेस बनाया, उल्टा हमारे ऊपर हमला हो रहा है, तुम कुछ देख नहीं रहे हो, तुम अपना मकसद कर रहे हो। तो इस तरह की यूनिटी क्यों नहीं आ रही है? देखिए अभी आपने देखा कि पिछले दिनों मतलब पिछले महीनों से जो ये चल रहा है, लास्ट ईयर का भी जो जून में इजराइल ईरान का हुआ और उसके बाद इजराइल ने एक हमला कर दिया था कतर के ऊपर। उसके बाद से ये गल्फ के जो नेशंस है उनको अमेरिका से एतबार उठ गया, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 से एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर गल्फ में चल रहा है जो अमेरिका के अम्ब्रेला के अंडर और यूरोप की सहायता से चलता है, ज्यादातर अमेरिका की सिक्योरिटी के अंदर। तो जब वो हमला जब कतर पे हुआ तो उनको लगा कि ये अमेरिका कह तो रहा है उनके बेसिस है हर चीज है, लेकिन उसको इन देशों को सेफ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए जहां कतर है, कतर में उनका सबसे बड़ा बेस है। यूनाइट होने वाले बयान कहां आ रहे हैं सारे देशों की तरफ से? नहीं देखिए हो रहा ये कि जब वो उसके बाद में उन्होंने एक कहा कि हमको इस्लामिक देशों को आपस में बात करके कुछ ऐसी सिक्योरिटी इंतजाम करना चाहिए जिसको उन्होंने उस टाइम पे इस्लामिक नेटो का नाम कहा और मुस्लिम क्वाड का नाम दिया कि भाई अगर मुस्लिम देश इकट्ठा हो तो हमको किसी और की सहायता की जरूरत ना पड़े। ये बात चली और उसके बाद आपने देखा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद वो लोग चाहे कि टर्की को भी रोप इन करे। टर्की ने शुरू में अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा हट गए। तो इस डायरेक्शन में भी वो जा रहे हैं कि कुछ और ऑल्टरनेट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हो सकता है क्या, जिसके तहत वो अमेरिका से हटकर अपना खुद का इंतजाम और खुद की हिफाजत खुद कर सके। जी जी, कमर आगा साहब, ये क्या हो सकता है ऑल्टरनेट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर? और ये जो मुस्लिम देश एक साथ हो जाएं, अपने सिक्योरिटी का अलग हिसाब किताब रखें, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्यों ये सारे देश अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा, ये जानते हुए भी कि अमेरिका हमें धोखा दे रहा है? पहली बात तो ये कि इनकी आपस में बड़ी लड़ाइयाँ हैं, कट गया। इनकी आपस में भी बहुत लड़ाइयाँ हैं। कतर की क्यों सऊदी अरेबिया से नहीं बनती थी, हम सब जानते हैं, मैं हिस्ट्री में नहीं जानना पाता। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन हो गया, यमन को लेके हद्रमूत पे कब्जा कर लिया था जब यमन यूएई के बैक फोर्सेस ने। फिर उसके अलावा ये बिल्कुल ट्राइबल टाइप की गवर्नमेंट्स हैं, ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है इनका इंटरनल। दूसरी बात ये कि इनके पास सेनाएं नहीं हैं। कुछ तो देश बहुत छोटे हैं, बाकी जो बड़े देश हैं, सऊदी अरेबिया अकेला बड़ा देश है। इन सभी देशों ने अपनी रक्षा सुरक्षा अमेरिका के को सबलेट कर रखी है। इनका ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, उसी के तहत यानी सस्ता तेल देंगे अमेरिका को और अमेरिका उसके बदले में उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर उसके अलावा ये था कि पेट्रो डॉलर में ट्रेड करेंगे, तेल का कारोबार होगा, तो जिससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ। अब उनके सामने ये आ रही है समस्या कि अमेरिका उनको बचा नहीं सकता।
वो खुद उनके पास सेना नहीं, मुस्लिम देशों में कोई हाँ कहीं डेमोक्रेसी होती या कुछ होता, एका होता, किसी कोई प्रोग्राम होता, वो सब तो कुछ है ही नहीं इन तमाम देशों में। एक फोरम्स हैं बादशाहों की, राजाओं की, वो बैठ जाते हैं, एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, उसकी सुनते नहीं। ईरान इस वक्त सबसे बड़ा पावरफुल लीडर आयतुल्लाह खamenei इमर्ज हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हीं ने फ़िलिस्तीन के मसले को जम के सपोर्ट किया था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इन बेसिस पे जब अटैक होता है तो वहाँ की जनता खुशी मना रही है। बहरीन में तो सड़क के ऊपर निकल आए, रोक भी नहीं पाई पुलिस। कुवैत के अंदर एक इनका अमेरिकन पायलट गिरा, उसको जूते से मारा लोगों ने वहाँ के उस एरिए के, और उसके बाद उसको एक पिकअप ट्रक पे पीछे डाल के अस्पताल में ले जाके हवाले कर दिया। ज़्यादा पीटा पाटा नहीं, मगर उसके साथ ये किया, उसकी रील बनाई और रील बना के अपलोड कर दी। तो पब्लिक की सिंपैथी भी नहीं है, ये रिजीम्स खुद पब्लिक की सिंपैथी भी नहीं है। बिल्कुल, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, एक सेकंड मैं लूंगा। ईरान की दो स्ट्रेटजी है। एक तो वो चाहता है कि जो इजराइल के साथ उसके रीसेट हो रिश्ते, ये आए दिन का अटैक, ये सब बंद होना चाहिए, वहाँ पे भी, लेबनान में भी, और वो प्रमोट कर रहा है फ़लस्तीन कॉज को। दूसरा ये कि वो अरब नेबर्स के साथ भी अपने रिश्ते को सेट करना चाहता है। वो चाहता है कि अच्छे फ्रेंडली रिश्ते हों, और वो तभी पॉसिबल होंगे जब तक ये बेसिस है नहीं, ये उसकी कंडीशन है, उसने रखी है, और इसी को वो प्रमोट कर रहे हैं। ये वॉर ऑफ, उनके लिए तो ये वॉर ऑफ रेसिस्टेंस है। वो बहुत लंबे समय तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। गरीब आदमी के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और अमेरिकन इकनॉमी परमिट नहीं करती लॉन्ग ड्रॉन वॉर। अमेरिकन आर्मी इस कंडीशन में नहीं है। यूरोप की इकनॉमी ऑलरेडी तेल की सप्लाई से बहुत, और गैस ना आने से कतर के जिस दिन अटैक हुआ है कतर की एलएनजी पे, उसी दिन एक दिन के अंदर 50% गैस की सप्लाई बंद हो गई। रशिया से जो सस्ती गैस मिलती थी उनको, वो पहले ही आना बंद हो गई। तो बड़ी वो सारे एक प्रेशर है जो यूएस के ऊपर प्रेशर बन सकता है कि आप इसको कंप्रोमाइज करिए, आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए। लेकिन एक चीज जो है, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट था, खाड़ी देशों को सुरक्षा देने का जो दावा किया था यूएस ने, वो दावे की तो पोल खुल गई। अब यहां से इन देशों की रणनीति क्या होगी? क्या वो ईरान पर हमला करने के लिए यूएस के गोद में नहीं बैठे रहेंगे, या फिर कुछ अपना ऑल्टरनेट देखेंगे? अब देखिए लक्ष्मण जी, यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गोद में बैठे होते तो सब ज्वाइन कर लेते। इनके सारे बेसिस को हुए हैं, वहां के लोगों को तंगी है, वो तो यूज नहीं करना देना चाहते हैं। 13 दिन की वॉर जो जून में हुई थी, पर उसके बाद ही इनको पता लग गया था इसको या तो ईरान भी मारेगा, कतर को तो मारा ही था, उधर से इजराइल भी इनको मारा था। उसके बाद ये भागे गए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है, तो आइए हम उसके साथ हम सिक्योरिटी गारंटी कर लें, सऊदी अरेबिया। देखिए इतनी ज्यादा यहाँ के प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यदि आप देखिएगा, ये लोग करना कुछ नहीं चाहते हैं, डेमोक्रेसी तो है नहीं। जो बात कर रहे थे कमर आगा साहब कि ये जो सुल्तान हैं, जो ये इतने अमीर शमीर घूमते हैं, ये अपने इनके फैमिलीज तो एब्सोल्युटली इन हाइट इसमें है, मगर वहां पर लोग ठीक है, पैसा वैसा मिल जाता है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यदि आप देखिएगा तो इसको पढ़ने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो आया आपके इजराइल के ऊपर भी, ये बैटल शिफ्ट हुई है, ये हम लोग नहीं बात करते। ये ट्रांस अटलांटिक में जो रशिया यूक्रेन की बार से जो मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हुई, जिसको हम ट्रांस मेडिटेरियन कहते हैं, वो शिफ्ट हुई एज ए प्रॉक्सी। उसको चाइना ने और रशिया ने इसको शिफ्ट कराया। ये जो 7 अक्टूबर 2023 में हुआ था कत्लो-गारत हमास का, बैठे बैठे ऐसे कैसे हो गया? वहां तक तो ये शिफ्ट हुआ था और ईरान इसके पीछे था। ईरान को अब केवल क्लीन चिट दे देना कि नहीं, ईरान तो सब चीज, क्योंकि आज के दिन में उसने वहां गलती की थी। आप फ्रंट टाइम स्टेट बनेंगे तो आपका हालत ये होगा। मगर ईरान के हुक्मरानों को अब जो समझ में आनी चाहिए, ये जो कहना अरब स्प्रिंग कर देंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाएगा और हम सुन्नी की डिवाइड, ये इनकी ये संभव नहीं है। अमेरिका यहां पर बताइए, अमेरिका का वो तो यहां से निकल चुका था। एक्चुअली अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़ चुका था, इंक्लूडिंग कंप्लीट फ्लीट यहां से।
अबव द हॉराइजन स्ट्रेटजी को जब वो लेके आया था तो ही वाज जस्ट कंसंट्रेटिंग कि हम जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और इंडो पैसिफिक में जाएंगे। फिर वहां पर जब इन्होंने रशिया को छेड़ा तो वो आर्टिक का लेके आया। बैटल यहां थमने वाली नहीं है, ये शिफ्ट करेगी इंडो पैसिफिक में और फिर आर्टिक जाएगी। यदि हम यहां से छोड़ दें, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि बैटल यहीं पे थमने वाली नहीं है। हमें चूंकि के सिन्हा साहब ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक पे जाना ही पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ईरान वॉर को लेकर के। ब्रेक पे जाने से पहले मेजर जनरल के सिन्हा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ये वॉर यहीं नहीं रुकने वाला है। ये किस आधार पर कह रहे थे सिन्हा साहब? देखिए, सबसे बड़ी जो अमेरिका ने भूल की है, और वो भूल की है आपको स्टेट ऑफ हार्मोस। यदि आप इसकी तुलना करें द स्टेट ऑफ जो ताइवान है, क्या चाहता है चाइना? स्टेट ऑफ ताइवान को, ताइवान उसका एक पड़ाव हो सकता है। स्टेट ऑफ ताइवान पे वो कंट्रोल चाहता है, साउथ चाइना सी में चाहता है। जो ये करना चाह रहे हैं अमेरिका, इतनी दूर बैठे हुए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए। अभी तक तो वहां से भी हमारा पड़ा, जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां से भी पीछे जाना पड़ा सेकंड लाइन में। अभी तक बल अल मंडेब नहीं खुल पाया है, और आज ईरान उसको चैलेंज कर रहा है कि हमने आपको ये बंद किया, अभी हम बल अल मंडेब बंद करेंगे, जिसको हुती करती थी, मगर इस बार खुद करेंगे वो। और देखिए बात यह है, और चाइना को एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है। चाइना को, रशिया पूरे अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स दे रहा है। इतने सटीक कैसे हो रहे हैं? जो खुर्रमशाह 4 है, या जो हम उसकी बात, हम तथ्यों में जाएं, बड़े तथ्यों में नहीं जाएं, कैसे यूज कर रहा था अमेरिका, क्या कर रहा था स्टीव विटकॉफ से लेकर और जॉर्ज कैस्नर, वो आना अभी बंद किया ना, इजराइल में नहीं आएंगे मीटिंग के लिए। बात यह है कि वो करना चाह रहे थे, ऑयल लेना चाहते और कुछ नहीं है, इनके ऑयल को पकड़ना चाहते थे बैकडोर से कि आप इसको कर दो। वहां की जनता जाग गई है, और जनता को भी उन्होंने, ठीक है, उनके ऊपर में, और वो बदला लेने चाहते हैं 1979 का, कि जो इन्होंने यूएस एम्बेसी को किया था। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कह रहे हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनको एक ऑफ रैम्प चाहिए, कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन चाहेंगे रुकवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है साहब, यदि आप मिलिटरली देखेंगे तो ये सस्टेन नहीं कर। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए हैं, क्या कर लिया है वहां पर, और कहते हैं कि हम उसको ये कर लेंगे, पूरा का पूरा कब्जा कर लेंगे उनके सदर्न कोस्ट को। बूट ऑन ग्राउंड आप उतारिएगा, वो वहां से बच के नहीं। और देखिए पेंटागन बार बार उनको ये बता रहा है कि डोंट गेट इनटू दिस, और वो मैं नहीं कह रहा हूं, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ यदि आप देखिएगा, वो जनरल साहब का आपने सुना होगा ना, अपना वो उन्होंने मना किया, वेंजुला में कहा था चले जाइए आप, क्योंकि आप जाना चाहते हैं, यहां पर मत कीजिए, उन्होंने कहा था। मगर ये आए हैं, और यही फितरत है कि हम ये कर लेंगे, हम ऑयल ले लेंगे, इनके भी ऑयल पकड़ लेंगे हम, और बुरी तरह वो फंस गए हैं। तो अमेरिका हैज टू अंडरस्टैंड। शिवकांत जी, ये बुरी तरह से ट्रंप फंस गए हैं, और रशिया और चाइना ये दोनों अपने आप को साबित कर दिए कि हमारे पास भी ताकत, हमें कमतर करके मत आंको। पर्दे के पीछे से सही उन्होंने दिखा दिया है। रूस के तो बल्ले बल्ले है, सबसे ज्यादा फायदा तो पुतिन को हुआ है। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि यूक्रेन के पास, अब अमेरिका के पास यूक्रेन को हथियार देने के लिए हथियार बचे नहीं है, ना टोमाहोक मिसाइल है, सारी यहाँ फूंक दी है, और न उनके पास जो आयरन ड्रोम वगैरह जो सुरक्षा प्रणाली है उसमें जो मिसाइलें लगती हैं उनकी कमी पड़ गई है, तो वो नहीं दे सकते। तो आप जीतने चले थे ईरान को, आपने यूक्रेन की लड़ाई हार दी है रूस से। तो रूस से अगर बात होगी, रूस अगर मध्यस्थता करेगा तो बदले में कुछ चाहिए ना उसे, क्या चाहिए होगा, क्या मांगेगा, आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि क्या मांगेगा वो, और उसे वो मिलेगा। यही हालत चीन की है। चीन इसी महीने के अंत में चीन में व्यापार वार्ताओं के लिए जा रहे हैं। अभी उन्होंने नया केस भी खोल दिया है चीन के खिलाफ। लेकिन चीन से अगर सौदा करेंगे तो चीन बदले में कुछ मांगेगा ना, और चीन क्या मांगेगा ये सबको पता है। तो कुल मिलाकर के चीन की तरफ से फंसे हैं, रूस की तरफ से फंसे हैं, ईरान में पांव फंसा करके फंस गए हैं। अभी तो रुक जाइए आप,
हुतियों का मोर्चा अगर खोल दिया तो लाल सागर से होकर के जितना भी तेल जाता है और जितना भी सामान जाता है वो भी बंद हो सकता है। तो ये हिंदी लड़ाई में कहावत है अगर ना, मान लीजिए हिंदी ईरान में कुछ कहावत है शिवकांत जी कि चौबे गए छब्बे बनने दुबे बन के चले आए, वही वाली स्थिति इनकी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। एम्बेसडर सईद साहब, जो अभी मेजर जनरल के सिन्हा साहब कह रहे थे, जो शिवकांत जी कह रहे थे, इससे आप कितने सहमत दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल सच है कि ये यूएस ने बिना सोचे समझे ये वॉर को उसने वॉर किया। और अपने, एक तो ना तो उसने कोई अपनी कांग्रेस से अथॉराइजेशन लिया, उनके जितने बड़े वरिष्ठ मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ में बात किया। यहाँ तक कि उनकी जिस स्लोगन पे वो इलेक्शन लड़के आए थे, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट, और उसमें उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि ये जितनी फजूल की जो वॉर्स अमेरिका करता है दूसरे देशों में जाके, उससे मैं जो है कतराऊंगा और मैं नहीं करूंगा। और ये बिल्कुल उसकी बरक से बात कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं सिर्फ इजराइल के कहने पे, नेतन्याहू के उकसावे पे ये कर रहे हैं। तो ये बहरहाल इसमें जीत जो है, या जो भी समझिए आप, ये इजराइल का वॉर अमेरिका लड़ रहा है, अमेरिका को इससे कुछ फायदा नहीं है। अब ये जैसे जैसे ये उनके सोल्जर्स की लाशें वहां वापस जा रही है, लोग सोल्जर्स जो इंजर्ड होके जा रहे हैं, तो वहां का डोमेस्टिक माहौल भी बहुत इसके वॉर के विरुद्ध होता जा रहा है। और ये ट्रम्प बिल्कुल, समझ रहे हैं। अमेरिका में सोल्जर की लाशें जाना अपने आप में बहुत, वहाँ के सोसाइटी में बहुत ही नकारात्मक असर डालता है। वहाँ पे दूसरे देशों में सारा चलो 10-20 मर गए तो वैसी वाली बात होती नहीं, एक दो भी लाशें जाती हैं तो अपने आप में वहाँ बहुत बड़ा विद्रोह होता है, बहुत ही लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अचल मल्होत्रा साहब, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि अब ये चीज़ें रास्ता ढूंढेंगे ट्रंप की, अब हो गया, कुछ बयान दे दो और निकल जाओ यहाँ से? अब देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो जिस चीज के लिए मशहूर या बदनाम है वो ये कि उनकी ईगो जो है लार्जर देन लाइफ है, और वो बहुत ही ईगोइस्ट और पर्सनालिटी है उनकी। तो मुझे लगता है कि जो जैसी उनकी पर्सनालिटी है वो अलाउ नहीं करेगी कि वो किसी के साथ बातचीत की टेबल पे बैठ के कोई इसका सोल्यूशन ढूंढे। जैसा मैंने पहले भी कहा, वो अपनी विक्ट्री अनाउंस करेंगे और कहेंगे कि बस अब हो गया, हमने जो करना था कर लिया, हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, और अब पूरे क्षेत्र की शांति और विश्व की शांति और इसके जो आर्थिक जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसको रोकने के लिए मैं लड़ाई रोक रहा हूँ। उन्हें हालांकि वो मकसद वो सफल हो पाए कि नहीं हो पाए उसका डेटा नहीं देंगे, लेकिन वो अपने आप घोषित कर देंगे हमने सफल हो गया जी, हम वॉर रोक रहे हैं। समय कम है इसलिए बीच में रोका आपको। कमर आगा साहब, आखिरी सवाल कि थोड़ा सा इंडिया पर्सपेक्टिव को देखें कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इंडिया में क्रूड ऑयल की क्राइसिस हो गई है, तो क्या इंडिया अपने रिलेशन को एनकैश कर सकता है ईरान के साथ कि कम से कम हमारे यहाँ जो शिप आ रहे हैं उनको आने दो, और ईरान मानेगा इस बात पर? मेरा ख्याल अगर बातचीत होगी तो ईरान मान जाएगा। ईरान के लिए इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया जो है इंडिया को देखता है ऐसे चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसीलिए उसने चाबहार पोर्ट भारत को दिया था, और ताकि भारत पाकिस्तान में चाइना ने गॉर्डर पोर्ट बना रहे थे। लेकिन हमारे रिश्ते पिछले कुछ दिनों में बहुत मधुर नहीं नज़र आते, लेकिन फिर भी वो इंडिया को नहीं छोड़ सकता। इंडिया बहुत करीब है। इंडिया, दूसरी बात, हम भी नहीं छोड़ सकते। हम भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा से पाकिस्तान, ईरान, टर्की एक्सेस बने। हम चाहेंगे कि चाइना, ईरान हमारे साथ रहे। ये रिश्ते इस तरह के अप एंड डाउन आते रहते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछा कमर आगा साहब, ये सवाल इसलिए शुरू हो गया है बातचीत। ये सवाल इसलिए मैं पूछा क्योंकि इसका जवाब मैं चाह रहा था दूसरे पहलू से। शिवकांत शर्मा साहब, ये सवाल का जवाब संक्षिप्त में 30 सेकंड में, कि जब वहां के आयतुल्लाह खमैनी की मौत हो गई थी हमले में, तो उसके निंदा करने में हम लोगों ने 7 दिन लगा दिए। हमारे यहाँ होस्ट बन के आया ईरान का जो जहाज वो जा रहा था, उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया। भारत की तरफ से कोई विरोध जैसे स्वर नहीं उठे। हालांकि डिप्लोमेटिक था, सही गलत अलग मामला है, लेकिन ये सारी चीजें क्या ईरान नोटिस कर रहा होगा? देखिए, खमेनी की निंदा में देर करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ये जो मीना के स्कूल पे जो हमला हुआ था उसकी निंदा भारत ने नहीं की, उसकी निंदा करने में देर की। ये भारत की सबसे बड़ी भूल है, और उसको केवल ईरान ही नहीं पूरी दुनिया में उसको नोट किया जाएगा। खमेनी की
बाकी दुनिया में खमनेई की हत्या की उतनी निंदा नहीं हुई जितनी निंदा ईरान पे जबरदस्ती किए हुए अनैतिक और असंवैधानिक हमले की हुई है। तो उसकी निंदा हुई है। खमनेई साहब की छवि बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ पश्चिम में, तो खास तौर पे उनको आतंकवाद का जो है वो सूत्रधार और माना जाता था, और वो एक हद तक थे भी, उसके पीछे थे वो। तो इसलिए, लेकिन फिर भी एक राष्ट्राध्यक्ष है तो आप बात को जोड़ के कह सकते थे कि ईरान पे जो हमला हुआ वो गैर संवैधानिक था। और जिस तरह से काफी कम है, इसलिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन ये है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जो है अगर अच्छे रहते हैं आगे भी, तो कई मायनों में फायदे होंगे दोनों देशों का। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। आज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।